एडवोकेट अंकित कड़ू के परिश्रम से पोस्को जैसे मामले में लिफ्ट आरोपी को कोर्ट ने किया 3 वर्ष के बाद बाइज्जत बरी। थाने के स्पेशल पॉक्सो सेक्शन कोर्ट द्वारा एक 38 वर्षीय युवक जिस पर रेप एवं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज लगे होने की वजह से वह कई वर्षों से सलाखों के पीछे था, उसको 5 मई को दोषी न पाते हुए बाइज्जत बरी किया गया है। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में भिवंडी की नारपोली पुलिस द्वारा एक 9 वर्षीय नाबालिग लड़की का रेप एवं उसके साथ छेड़छाड़ के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी को नारपोली पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता की बुआ के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आरोपी पर 354 एवं 376 ए भारतीय दंड सहित एवं पोस्को की धारा 4-8-12 की धाराएं लगाई गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में अंतिम बहस के दौरान कोर्ट ने सरकारी एडवोकेट की दलील सुनी, जिसमें भारतीय दंड विधान धारा 363 अर्थात अपहरण का भी चार्ज लगाने की मांग की गई थी, वही बचाव पक्ष के एडवोकेट अंकित कड़ू द्वारा इस पर जोरदार बहस की गई और 363 को विवादित बताया गया। स्पेशल पॉक्सो जज ने दोनों पक्ष की दलील सुनी, हालांकि अभियोग अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका। स्पेशल पॉक्सो जज ने दोनों पक्षों की दलील में यह पाया कि अभियोग पक्ष आरोपी को दोषी ठहराने में असफल रहा, इसलिए आरोपी युवक को बेनिफिट ऑफ डाउट के हकदार होने के नाते बाइज्जत बरी किया गया है। अरुण कड़ू, ये पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये है कि एक केस दाखिल हुआ था नारपोली पुलिस स्टेशन में, दिसंबर 2018 की घटना है, जिसमें एक पीड़ित लड़की के ऊपर सेक्सुअल एट्रोसिटी उसके अपने ही रिलेटिव ने की थी, ऐसी केस फाइल हुई थी। तो उस विषय में एफआईआर लॉन्च की गई। इनिशियली कलम कोई और थे, 354 के कलम थे। जब लड़की की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट ली गई तो उसमें आईजीएम हॉस्पिटल में जब उसका परीक्षण हुआ तो उसके ऊपर 376 आईपीसी, फिर उसके बाद पोक्सो के 4, 8, 12 और 354 ऑफ आईपीसी, ये कलम के तहत उसके ऊपर गुना दाखिल किया गया। उसके बाद उसको स्पेशल कोर्ट रहता है पोक्सो के लिए थाना में, वहां उसको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने के बाद उसका एमसीआर हुआ। एमसीआर होने के बाद जब चार्जशीट आई तब आरोपी का चार्ज फ्रेम किया गया। चार्ज फ्रेम करने के बाद आरोपी की बेल की अर्जी दाखिल की गई थी। बेल की अर्जी 2 बार खारिज हुई, एक बार लड़की के स्टेटमेंट होने के पहले ली, एक बार लड़की की स्टेटमेंट होने के बाद ली। ये पूरे केस में दिक्कत यही आ रही थी कि लड़की थी वर्नाक्यूलर, तो उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह उसको जब आती थी कोर्ट में तो 1-2 बार तारीख हो चुकी थी। बाद में जब वर्नाक्यूलर होने के बाद जब विटनेस को उसके लैंग्वेज में समझाने वाली एक पुलिस कांस्टेबल की व्यवस्था की गई कोर्ट ने, फिर उसके बाद लड़की की स्टेटमेंट हुई। लड़की की स्टेटमेंट में बहुत सी चीजें क्लियर हुई केस के बारे में। डिटेल में नहीं बोल सकता क्योंकि बारिंग है इसके बारे में। तो लड़की के स्टेटमेंट में बहुत सी चीजें क्लियर हुई। फिर जो आई विटनेस थी उसकी स्टेटमेंट हुई। आई विटनेस के स्टेटमेंट में चीजें और थोड़ी क्लियर हो गई। जो एलिगेशंस थे और जो क्रॉस क्वेश्चन उन्हें किए गए, उसमें एलिगेशंस जो लड़की ने उस टाइम पे लगाए थे वो थोड़े कम होते गए एलिगेशंस, जिससे कोर्ट ने अपना व्यू रखने के लिए आसानी पड़ते गया। फिर उसके बाद हुआ मेडिकल एग्जामिनर जो कि इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे, उनका स्टेटमेंट हुआ। उनके स्टेटमेंट में लड़की को एक इंजरी थी उसके प्राइवेट पार्ट में, उससे रिलेटेड बहस हुई। उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग किए गए। फिर लड़की का ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ था। ऑसिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड पेपर्स के ऊपर चर्चा हुई। फिर उसके बाद सबसे आखिर में इंस्पेक्टर का जो आयो था उनका परीक्षण हुआ, उनका क्रॉस हुआ। उन्होंने वो सब चार्जेस जो लड़के पे लगाए थे वो सब उनके बोलने के हिसाब से कि वो सब लड़के ने गुनाह किए। हमने उसी चीज को क्रॉस एग्जामिन किया। क्रॉस एग्जामिन में हमने जो विटनेस थे उनका आपने बराबर तपास किया नहीं। फिर जो इंसिडेंट था उस पर आप कभी गए नहीं थे। ऐसे अलग अलग क्रॉस क्वेश्चन में उसको हमने सवाल किए, वो सब डिनाई करता रहा। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ 313 के लिए जब मैटर गया, 313 मतलब आरोपी का फाइनल स्टेटमेंट रहता है, जिसमें आरोपी को लगे हुए चार्जेस कोर्ट आरोपी को पढ़ के बता दिए। जब जजमेंट के पहले वो स्टेज हुआ तो उसमें सरकारी वकील ने एक और अर्जी दिया कि किडनैपिंग का चार्जेस लगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम के टाइम पे लड़के के ऊपर जब जो एक्यूज था उसके ऊपर 376 AB
पोक्सो का 4, 8, 12 और आईपीसी का 354 ये सेक्शंस लगाते हुए थे। जब स्टोरी रीड किया तब पीपी साहब का बोलना था कि उसमें किडनैपिंग का भी चार्जेस लगने चाहिए। किडनैपिंग के चार्जेस लगे, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ, मेरा फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ और 5 मई को कोर्ट ने जब पूरा एविडेंस जो भी रिकॉर्ड पे आया था वो सबका आकलन किया तो आरोपी को निर्दोष मुक्तता कर दी कोर्ट ने। आरोपी को जिस तरह से आपने कहा कि निर्दोष को दिया, तो उसका मतलब ऑर्डर कॉपी या फिर आपके पास कुछ तो आया होगा? जजमेंट कॉपी है मेरे पास, मैं आपको सप्लाई कर देता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से देखा जाए कि मतलब एक जो आप जिसके फेवर में आप लड़ रहे थे वो काफी दिनों तक किस सलाखों के पीछे थे? ये वो लगभग दिसंबर 2018 से सलाखों के पीछे था। केस चलने पे उसके हमने 2 बार बेल की अर्जी भी की। एक बार जब विक्टिम की जो मेन विक्टिम थी उसके स्टेटमेंट हुई, उसके बाद भी हमने उसकी अर्जी की तो लेकिन मैडम ने उसे खारिज कर दिया क्योंकि पोक्सो में प्रिजम्पशन का एक क्लॉज रहता है, ठीक है ना। तो उस प्रिजम्पशन के क्लॉज के ऊपर मैडम ने उसकी बेल भी खारिज कर चुके थे, तो हमको ये केस चला के ही उसे बाहर निकालना पड़ा। देखा जाए तो ऐसे केसेस में नॉर्मली सोसाइटी हो या फिर नॉर्मल पब्लिक हो अक्यूज के अगेंस्ट में ही रहते हैं, चाहे वो दोषी हो या ना हो। एक लॉयर होने के नाते आपने क्या क्या फेस किया और क्या कहेंगे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली जब हम लॉयर बनते हैं तब उसी समय हमें बताया जाता है कि तुम्हें आरोपी का बैकग्राउंड, उसकी जो परिस्थिति है वो साइड में रख के तुम्हें सिर्फ एविडेंस चलाना है। उस केस का फैसला क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो हमारे सामने एविडेंस है उस बेसिस पे हम केस चलाते हैं। ये केस भी पूरा एविडेंस के बेसिस पे चला, स्टेटमेंट के बेसिस पे चला और फिर कोर्ट ने उसको निर्दोष मुक्तता कर दी। आरोपी कितने दिनों तक की जेल में था? आरोपी कितने दिनों तक की जेल में था जो अभी मतलब दिसंबर 2018 से लेकर 5 मई 2022 तक आरोपी जेल में था। और क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह की, जिस तरह के देखा जाए तो पोक्सो के मैटर, हाँ लोग डरते हैं काफी? जी, पोक्सो का ऐसा बोलूंगा, ये कायदा 2012 में बना था जब निर्भया का कांड हुआ था। तो निर्भया के केस के बाद इस स्पेशल एक्ट को बनाया गया था ताकि स्पीडी ट्रायल्स चल सके और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके जो इसके दोषी है। लेकिन बहुत से चीजें हमारे लॉ में देखा जाए कि लड़की की उम्र कम रहती है, भले उनका कंसेंशुअल रिलेशनशिप हुआ हो आपस में, लेकिन उम्र कम होने के कारण उनके ऊपर 376 की धाराएं लगाई जाती है जो अपने प्रोविजन में दिया हुआ है वो हिसाब से। तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसे मैटर्स फेस करके हम इसके ऊपर एक हल निकाल सकते हैं, ये मैटर हम चला सकते हैं। इसमें आरोपी हो, पीड़ित हो, जो भी फैसला होगा वो कोर्ट देने वाला है। लेकिन ऐसे मैटर से आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं, ठीक है ना। जो कंसेंशुअल केसेस होते हैं उसमें भी बेल होती है, जो नॉन कंसेंशुअल रहा तो उसमें कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। पोक्सो के मैटर में देखा जाए तो आपको भिवंडी शहर में स्पेशलिस्ट माना जाता है, तो क्या क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए? पोक्सो के लिए स्पेशलिस्ट मतलब अभी सबसे पहला मैंने केस मेरा लिया था 5 साल पहले, तो उसके बदौलत मैं सीखता गया, थोड़ा स्टडी किया उसके बारे में, तो धीरे धीरे करके मेरे पास पोक्सो के काफी केसेस आते गए। हमारे जो सीनियर है अय्यर साहब, उनकी भी हमें बहुत सी गाइडलाइंस मिली इस केसेस के बारे में। उन्होंने मुझे बहुत सा गाइड किया, अय्यर साहब ने, भिवंडी के टॉप के वकील है क्रिमिनल के एनवी अय्यर साहब, उनकी मदद से और मेरी स्टडी से मैंने पोक्सो के मैटर्स लेना शुरू कर दिया। आज अच्छे खासे मैटर हम चला लेते कोर्ट में।